क्या होगा अगर मैं कहूं कि किसी गहरे अकेलेपन या सदमे का इलाज कोई नया जीवन साथी खोजना नहीं है, मतलब उसकी जगह एक सख्त कानूनी वसीयत बनाना या एक YouTube चैनल शुरू करना है और अपनी जिंदगी को एक ऐसे सिस्टम में ढाल लेना जहां भावनाओं के लिए कोई जगह ही ना बचे। बिल्कुल। स्वागत है इस खास डीप डाइव में। आज हम जिन सोर्सेस की गहराई में उतर रहे हैं वो कुछ बेहद निजी डायरी नोट्स हैं। एक 40 साल के आदमी की कहानी जिसने अपनी शादी में भयंकर कानूनी दांव-पेच झेले हैं, यहाँ तक कि उसे जेल की हवा भी खानी पड़ी। हाँ, वो जेल वाली बात तो सच में हैरान करती है। और फिर उसने जो किया वो और भी अजीब है। मतलब 10 महीने पहले उसने एक 14 साल के किशोर को गोद ले लिया। राइट। और खुद को एक सिंगल फादर मास्टर प्लान के तहत पूरी तरह से रीप्रोग्राम कर लिया। ये मामला असल में मनोविज्ञान और इंसानी लचीलेपन का एक बहुत ही रेयर केस स्टडी है। मैं मानती हूँ कि आमतौर पर जब कोई इंसान ऐसे आघात से गुजरता है ना, तो वो टूट जाता है। बिल्कुल। या तो वो डिप्रेशन में चला जाता है या फिर किसी और इंसान में सहारा ढूंढने की जल्दबाजी करता है। लेकिन यहाँ इस व्यक्ति ने भावनाओं को पूरी तरह से समीकरण से ही बाहर निकाल दिया है। एकदम बाहर। हाँ, उसने अपनी रिकवरी को एक सिस्टम का रूप दे दिया है, मतलब एक यांत्रिक व्यवस्था। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा उलझन में डाल रही है। चलिए इस मास्टर प्लान की परतों को थोड़ा अनपैक करते हैं। जब मैंने सोर्स का शुरुआती हिस्सा पढ़ा तो मुझे लगा कि ये इंसान अभी भी बहुत गहरी कड़वाहट से भरा हुआ है। अच्छा, वो मैट्रिमोनियल साइट्स वाला कमेंट? हाँ बिल्कुल। उसने लिखा है कि ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट्स पर मिलने वाली हर लड़की सिर्फ पैसा चाहती है। अगर मैं इसे एक एनालॉजी के तौर पर देखूं तो ये इंसान के इमोशनल इम्यून सिस्टम के ओवरड्राइव में जाने जैसा है। जैसे एलर्जी में शरीर। हाँ, जैसे शरीर किसी नॉर्मल सी चीज को वायरस समझकर हमला करने लगता है, वैसे ही ये व्यक्ति हर नए रिश्ते को एक खतरे की तरह देख रहा है। क्या ये सिर्फ एक गलत सामान्यीकरण या जनरलाइजेशन नहीं है? सतही तौर पर देखने पर तो ये कड़वाहट या ओवर जनरलाइजेशन ही लगता है, लेकिन अगर आप थोड़ा इसकी इकोसिस्टम का विश्लेषण करें तो तस्वीर कुछ और ही दिखती है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि वो पूरी दुनिया की बात नहीं कर रहा। अच्छा, तो वो सिर्फ साइट्स की बात कर रहा है। बिल्कुल। वो विशेष रूप से ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट्स के सिस्टम की बात कर रहा है। इन प्लेटफॉर्म्स का डिजाइन ही बुनियादी तौर पर लेन देन वाला या कहें ट्रांजैक्शनल होता है। हाँ, फिल्टर तो होते हैं। राइट। वहाँ लोग भावनाओं के आधार पर नहीं बल्कि सैलरी, प्रॉपर्टी और स्टेटस के फिल्टर लगाकर लोगों को छांटते हैं। ये एक बाजार है। तो आप कह रही हैं कि वो व्यक्ति असल में दुनिया को गलत नहीं ठहरा रहा, बल्कि वो उस खास बाजार के नियमों को समझ गया है। सटीक रूप से। अगर आप मछली बाजार में जाकर ये शिकायत करें कि यहाँ हर कोई सिर्फ मछली बेच रहा है तो वो तो गलती बाजार की नहीं है। हाँ, इस व्यक्ति ने जो झेला है, मतलब जेल जाना और कानूनी लड़ाइयाँ, उसने उसे ये सिखा दिया है कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर जाना रिस्की है। उसने ये निष्कर्ष निकाला है कि अगर सिस्टम ही ट्रांजैक्शनल है तो मैं इस सिस्टम का हिस्सा ही क्यों बनूं? मतलब उसने खुद को गेम से ही बाहर कर लिया। एग्जैक्टली। यहीं से वो खुद को एक विक्टिम की भूमिका से बाहर निकालकर नियंत्रण अपने हाथ में लेता है। मुझे ये कंट्रोल वापस लेने वाली बात दिलचस्प लगी। लेकिन अगर आप भावनाओं के खेल से बाहर हो गए हैं तो वो जो खालीपन है उसे कैसे भरेंगे? क्योंकि यहाँ मामला सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। वो संपत्तियों वाला हिस्सा ना? हाँ, सोर्स के अगले हिस्से में वो अपनी संपत्तियों का जिक्र करता है। उसके पास एक 4 मंजिला घर है, एक सोलर प्लांट है, कार है, और यहाँ वो अपनी 15,000 रुपए की किराए की आय को पीजी या को लिविंग सेटअप में बदलकर 40 से 60,000 रुपए तक ले जाने की बात करता है। बिल्कुल, जो कि एक सॉलिड प्लान है। साथ ही YouTube पर सिंगल फादर की कहानी से भी पैसे कमाने का सुझाव है। लेकिन मुझे यहाँ थोड़ा शक है। किस बात का? पैसा आपको आर्थिक आजादी तो दे सकता है, लेकिन क्या वो आपको उस अकेलेपन से बचा सकता है जो रात को सोने से पहले महसूस होता है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि आर्थिक आज़ादी यहाँ सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए नहीं है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये इमोशनल बैंडविड्थ खरीदने का तरीका है। इमोशनल बैंडविड्थ? थोड़ा और समझाइए इसे। मतलब जब आप एक साधारण किराएदार रखते हैं तो आपको कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन जब आप उस 4 मंजिला घर को एक पीजी में बदलते हैं तो आप असल में एक छोटा सा व्यवसाय चला रहे होते हैं।
मतलब वो खुद को जानबूझकर बिजी रख रहा है। हाँ, इसके लिए आपको प्लम्बर को बुलाना होगा, बिजली का बिल देखना होगा, छात्रों की शिकायतें सुलझानी होंगी। ये सब एक रूटीन पैदा करता है। राइट, मैं अब समझ रहा हूँ। तो ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, बल्कि दिमाग को खाली न छोड़ने की एक चाल है। बिल्कुल, खाली दिमाग पुराने आघातों को दोबारा जीने का सबसे बड़ा अखाड़ा होता है। जब आपके पास सुलझाने के लिए ठोस भौतिक समस्याएं होती हैं, जैसे पानी की मोटर खराब होना, तो आपका दिमाग उन अमूर्त भावनात्मक बातों से दूर रहता है जिनका कोई स्पष्ट समाधान नहीं होता। एकदम से। और इसके अलावा सोर्स में वो जो YouTube चैनल शुरू करने का सुझाव है ना, हाँ, वो हिस्सा मुझे बहुत अनोखा लगा। मतलब सिंगल फादर या गोद लेने के सफर पर कंटेंट बनाना, लेकिन एक तरफ तो वो दुनिया से कटकर एक सुरक्षित दायरा बना रहा है, और दूसरी तरफ वो अपनी कहानी इंटरनेट पर अनजान लोगों के सामने रख रहा है। बिल्कुल, ये विरोधाभास नहीं है? लगता तो है, लेकिन असल में ये बहुत ही सोची समझी रणनीति है। कंटेंट क्रिएशन साइकोलॉजी में एक बहुत ही पावरफुल टूल माना जाता है। जब आप अपना दर्द कैमरे के सामने बोलते हैं, तो आप उस दर्द को एक प्रोडक्ट या कंटेंट में बदल देते हैं। अच्छा, मतलब दर्द से एक तरह का डिटैचमेंट। हाँ, इससे एक मनोवैज्ञानिक दूरी बनती है, और सबसे बड़ी बात, इससे एक कम्युनिटी बनती है। आपको सपोर्ट मिलता है, लेकिन उनमें वो निर्भरता वाली उलझन नहीं होती जो एक रोमांटिक रिश्ते में होती है। ये तो एक तरह का इमोशनल हैक हुआ, मतलब रिश्ते के झंझट के बिना जुड़ाव महसूस करना। लेकिन यहाँ मेरे सामने सबसे बड़ा सवाल आता है, तो इस सब का असल मतलब क्या है? आप उस 14 साल के किशोर के बारे में सोच रहे हैं? हाँ, मतलब आप 40 साल के हैं, आपने जिंदगी का इतना बुरा दौर देखा है, मुश्किल से शांति मिली है, और फिर आप एक 14 साल के किशोर को गोद ले लेते हैं। ये सच में बहुत बड़ा कदम है ना? अगर मैं अपनी शांति को लेके इतना सतर्क हूं, तो मैं एक विद्रोही उम्र के लड़की को अपने घर में क्यों लाऊंगा? एक छोटा बच्चा फिर भी समझ आता है, पर 14 साल, ये तो अपने ही बनाए किले में एक टाइम बॉम्ब रखने जैसा है। आपकी हैरानी बिल्कुल स्वाभाविक है। 14 साल की उम्र सच में तूफानों की उम्र होती है, लेकिन अगर आप इसे इस मास्टर प्लान के नजरिए से देखें, तो ये इस पूरे ढांचे का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। वो कैसे? देखिए, एक नवजात शिशु को आपकी शारीरिक देखभाल की जरूरत होती है, लेकिन एक 14 साल के बच्चे को आपकी मेंटरशिप की जरूरत होती है। ये उम्र आइडेंटिटी बनाने की होती है, और उस व्यक्ति को इस वक्त क्या चाहिए? एक उद्देश्य। बिल्कुल, उसे एक ऐसे उद्देश्य की जरूरत है जो उसके अपने वजूद से बड़ा हो। ओह वाह, तो आप कह रही हैं कि ये बच्चा उसके लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि एक एंकर है। सटीक, एक ऐसा लंगर जो उसे इस दुनिया से जोड़े रखेगा। ये बहुत डीप है यार। जब आप किसी ऐसे इंसान को दिशा देने की जिम्मेदारी उठाते हैं, तो आप खुद को बिखरने की इजाजत नहीं दे सकते। सोर्स में इस बच्चे की परवरिश का जो सिस्टम है, वो भी भावनाओं से ज्यादा प्रक्रिया पर टिका है। वो शाम को 1 घंटा होमवर्क और 30 मिनट नई स्किल सीखने वाला रूल। हाँ, और एक नियम जो सबसे ज्यादा मनोवैज्ञानिक गहराई लिए हुए है, रात में 15 मिनट की बातचीत बिना किसी गैजेट के। ये 15 मिनट का गैजेट फ्री नियम मैंने से पढ़ा था। ये सुनने में बहुत साधारण लगता है, जैसे कोई भी पेरेंटिंग बुक आपको बताएगी। हाँ, पर मुझे लगता है इस विशेष स्थिति में इसका कोई गहरा अर्थ है। बिल्कुल है। क्या आप समझा सकती हैं कि बिना फोन के 15 मिनट बात करना इतना जादुई क्यों है? क्योंकि अनडिवाइडेड अटेंशन का सबसे प्योर फॉर्म है। आजकल के बच्चों को लगता है कि बड़ों के पास टाइम ही नहीं है, या वे हमेशा स्क्रीन में उलझे रहते हैं। हाँ, ये तो है। तो जब एक पिता सारे गैजेट्स हटाकर सिर्फ उस बच्चे की आंखों में देखकर उससे बात करता है, तो एक सुरक्षित मनोवैज्ञानिक दायरा बनता है। राइट। ये बच्चे को मैसेज देता है कि तुम मेरे लिए इस दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। राइट। और ये ट्रस्ट बिल्डिंग का सबसे तेज तरीका है। और ये ट्रस्ट सिर्फ इमोशनल नहीं है ना। सोर्स में तो बच्चे को पैसे की समझ देने, आत्मनियंत्रण सिखाने और सच बोलने की आदत डालने पर भी बहुत जोर है। हाँ, वो उसे सेल्फ कंट्रोल सिखा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि वो उस बच्चे को वो सब सिखा रहा है जो उसे खुद अपने जीवन की लड़ाइयों में चाहिए था। वो उसे भविष्य के झटकों के लिए बुलेट प्रूफ बना रहा है। बहुत ही खूबसूरत ऑब्जर्वेशन है आपका। वो असल में अपने अनुभव का पूरा निचोड़ उस बच्चे में डाल रहा है। वो नहीं चाहता कि जो धोखे उसने खाए वो ये बच्चा भी खाए, इसीलिए वो सख्ती और आजादी के बीच के संतुलन की बात करता है। पर जब हम सुरक्षा और बुलेट प्रूफ होने की बात कर ही रहे हैं, तो मुझे मास्टर प्लान के उस हिस्से पर आना ही होगा जिसने मुझे सच में हिला के रख दिया।
वो लीगल फोर्ट्रेस वाला हिस्सा। हाँ, मतलब सोर्स में जो लीगल और सोशल सेफ्टी सिस्टम है ना, वो ऐसा लगता है जैसे मैं किसी डूम्सडे प्रेपर का मैनुअल पढ़ रहा हूँ। कोई लिव इन रिलेशनशिप नहीं, अनजान लोगों के साथ शून्य आर्थिक लेन देन, प्रॉपर्टी के कागजात की सख्त चेकिंग। बिल्कुल, और बच्चे के लिए एक लोहे जैसी मजबूत वसीयत बनाना। मुझे ये समझाइए कि क्या ये एक स्मार्ट लीगल अवेयरनेस है या बस एक डरे हुए इंसान का पैरानोया है जो बंकर में छुपने की कोशिश कर रहा है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। बाहर से देखने पर यह पैरानोया ही लगता है, लेकिन इसे हम साइकोलॉजी और न्याय शास्त्र की भाषा में रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। याद रखिए, उसने जो झेला है वो कोई अमूर्त पीड़ा नहीं थी। हाँ, वो एक सिस्टमैटिक प्रहार था। जेल जाना कोई छोटी बात तो है नहीं। बिल्कुल, जब सिस्टम आपको कुचलता है तो आप सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से नहीं बच सकते, आपको अपने चारों ओर एक लीगल बाउंड्री खींचनी पड़ती है। सोर्स का वो नियम याद है आपको? इमोशन से पहले लीगल सोच। हाँ, इमोशन से पहले लीगल सोच। ये सुनने में कितना ठंडा और मशीन जैसा लगता है। हम तो हमेशा सुनते आए हैं कि रिश्तों में भरोसा सबसे ऊपर होता है, और उसी भरोसे की कीमत ये इंसान चुका चुका है। जब एक 14 साल का बच्चा आप पर निर्भर है तो आप भरोसे जैसी व्यक्तिपरक चीजों पर जुआ नहीं खेल सकते। वसीयत बनाना या प्रॉपर्टी के कागजात साफ रखना कोई डर नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है ये असल में भावनाओं से आजाद होने का तरीका है। जब आपके कागजात पक्के होते हैं तो आपको रात में ये डर नहीं सताता कि कोई आपको धोखा दे देगा। आपकी कानूनी सुरक्षा आपको वो मानसिक शांति देती है जिससे आप बच्चे के साथ बेहतर समय बिता सकें। ओह, ये नजरिया बहुत नया है। मतलब लीगल डॉक्यूमेंट्स असल में इमोशनल शांति का टूल बन गए हैं। पर इसके आगे एक और नियम है जिसने मेरा ध्यान खींचा, वो है सामाजिक छटनी या सोशल मिनिमलिज्म। राइट। सोर्स कहता है कि अपने सोशल सर्कल को सिर्फ 2 या 3 भरोसेमंद लोगों तक लिमिटेड रखें, बाकी दुनिया से दूरी बनाए रखें। पर इंसान तो सोशल एनिमल है ना, अगर वो सिर्फ 2-3 लोगों तक सिमट जाएगा तो क्या उसका विकास रुक नहीं जाएगा? यहाँ हमें सामाजिक विकास और सामाजिक जोखिम के गणित को समझना होगा। हर नया इंसान जो आपकी जिंदगी में आता है वो अपने विचार, अपनी समस्याएं और अपनी जटिलताएं लेके आता है। मतलब जितने ज्यादा लोग उतने ज्यादा रिस्क। बिल्कुल, अधिक लोग मतलब अस्थिरता का अधिक जोखिम। ये व्यक्ति एक ऐसे तूफान से बाहर निकला है जिसने उसकी जिंदगी तबाह कर दी थी। उसके लिए शांति ही सबसे बड़ी विलासिता है। तो वो एक छोटी सी शांत नाव में रहना पसंद कर रहा है बजाय किसी ऐसे बड़े क्रूज शिप के जिसमें छेद होने का डर हो। क्या सही एग्जाम्पल दिया है आपने। वो अपनी ऊर्जा को इधर उधर बिखेरने के बजाय सिर्फ उस बच्चे और उन 2-3 लोगों पर लगा रहा है जो वास्तव में मायने रखते हैं। ये क्वालिटी को क्वांटिटी के ऊपर रखने का एक्सट्रीम वर्जन है। तो अगर मैं इन सभी टुकड़ों को जोड़ूं, वो जनरलाइजेशन से बाहर आना और पीजी और यूट्यूब से एक आर्थिक और मानसिक ढांचा बनाना। हाँ, और उस 14 साल के किशोर को एक एंकर के रूप में अपनाना, और फिर अपने चारों ओर एक सख्त कानूनी और सामाजिक दीवार खड़ी करना। ये सब मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो बाहर से बहुत कठोर लगता है लेकिन अंदर से एक सुरक्षित इंक्यूबेटर की तरह काम कर रहा है। एकदम परफेक्ट सिस्टम। इस सोर्स में 2 पंक्तियां हैं जो मुझे लगता है इस डिजाइन का दिल है। पहली लाइन है कि मुझे किसी ने चूज नहीं किया इसलिए मैंने खुद को चूज कर लिया। ये सेल्फ रिलायंस की चरम अवस्था है। हाँ, ये लाइन बताती है कि किसी और से उम्मीद रखने का खेल अब खत्म हो चुका है। ये वो पल है जब इंसान मान लेता है कि उसे बचाने कोई सुपर हीरो नहीं आएगा, उसे खुद ही अपना तारणहार बनना होगा। और दूसरी लाइन है, मैं अकेला नहीं हूं, मैं एक जिम्मेदारी के साथ खड़ा हूं। ये मुझे बहुत हिट करती है यार। मतलब ये इस बात का सबूत है कि उसने ये सब सिर्फ खुद को बचाने के लिए नहीं किया। बिल्कुल नहीं। उसने ये सब इसलिए किया ताकि वो उस बच्चे के लिए एक ऐसा पेड़ बन सके जिसकी जड़ें इतनी मजबूत हों कि कोई तूफान उसे उखाड़ ना सके। और यही वो शिफ्ट है जहां ट्रॉमा एक पर्पस में बदल जाता है। जब तक वो सिर्फ अपना दर्द सोचता वो एक पीड़ित ही रहता, लेकिन जिस दिन उसने जिम्मेदारी उठाई वो एक आर्किटेक्ट बन गया। ये सच में एक अविश्वसनीय यात्रा है, अपने ही मलबे से एक नया ढांचा खड़ा करना। इन नोट्स के इस डीप ड्राइव के बाद मेरे दिमाग में एक थॉट आ रहा है जो शायद हमारे समाज की बहुत सी मान्यताओं को चुनौती देता है। वो क्या? हम सब मानते हैं कि टूटे दिल का इलाज किसी और के प्यार में है। हम फॉलो योर हार्ट जैसी बातों पर अंधाधुंध यकीन करते हैं। हाँ, ये तो है। लेकिन ये कहानी एक बहुत ही बेचैन करने वाला सवाल उठाती है कि
क्या ये संभव है कि भावनाओं को सर्वोपरि मानने की हमारी ये सनक ही असल में बीमारी है? और शायद ये कठोर सिस्टम ही उसका इलाज है। बिल्कुल। क्या ये मुमकिन है कि जीवन के सबसे गहरे घावों को भरने का तरीका एक ठंडा और नपातुला सिस्टम बनाना है? शायद हम सबको, चाहे हमने कोई बड़ा आघात झेला हो या नहीं, किसी नए इंसान की नहीं बल्कि अपने जीवन में इसी तरह के एक क्लियर मास्टर प्लान की जरूरत है। सही कहा। शायद सबसे गहरा प्यार किसी भावना में नहीं बल्कि उस अनुशासन में छिपा है जो हम किसी और के सुरक्षित भविष्य के लिए खुद पर लागू करते हैं। बहुत ही गहरी बात है। खैर, आज के डीप डाइव में बस इतना ही। एक बहुत ही शानदार चर्चा रही।